हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स नॉलेज में। मैथ्स का सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पूरा वीडियो देख लीजिए। पहला चैप्टर इकाई 1 जो है आपका रियल नंबर है, संख्या पद्धति का ये सब चैप्टर है जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं, क्या ऐसी भी कोई संख्याएं होती हैं जो अवास्तविक होती हैं? वास्तविक माने रियल नंबर्स। कुछ ऐसी भी होती हैं जो रियल नंबर्स नहीं होती। हाँ बिल्कुल है, कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जो रियल नंबर्स नहीं होती हैं, जिनकी सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन वो आपके इस क्लास की बात नहीं है, वो 11th-12th क्लास की बात है। तो यहाँ पे केवल हमको वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं आप पढ़ चुके होंगे, कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार उनका रिवीजन करना ज़रूरी है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? सभी परिमेय संख्याएं, सभी जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आप कहेंगे अवास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं? वो इस तरह की संख्याएं जिनमें आई लग जाता, आई फॉर आयोटा होता है और आई का मान होता है √-1। ये आपके किसकी क्लास की बात है? ये आपके 11th क्लास की बात है। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको ये ध्यान देना है अभी इन पे। सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं। कोई पूछेगा आपसे कि बताइए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप बताएंगे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनमें आपको क्या ज्ञात करना है? पहले प्राकृतिक संख्याएं। क्या संख्याएं होती हैं? सबसे पहले प्राकृतिक। ये तो आपने कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते चले आए रहे होंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? जो गिनती वाली संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर प्राकृतिक संख्याओं में एक बात और जोड़ दी गई, क्या? जीरो। अभी यहाँ पे जीरो गायब है। तो जब इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो मिला दिया गया तो क्या होगा? ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। इनको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो मिल जाता है तो परीक्षा में आपका एक सवाल तो यही बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी 1 है, और पूर्ण संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे बड़ी अगर पूछी जाती है तो कोई नहीं है। ठीक है ना? प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी कोई होती है ना पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि ये डाट आगे तक चलती चली जाएंगी। जो भी नंबर लिखोगे उसमें जो 1 जोड़ोगे आगे वाली संख्या मिल जाएगी। फिर क्या होता है? फिर होता है पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। ये होते हैं दो तरह के ऋण पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक। अब धन की संख्याएं जो हैं 0, 1, 2, 3, ये सब धन में गिने जाते हैं। और -1, -2, -3, ये डॉट ये सब गिने जाते हैं ऋण पूर्णांकों में। ऋण लगा हो तो ऋण पूर्णांक, धन लगा हो तो धन पूर्णांक। और इन दोनों को अगर मिला के किसी में लिख दिया जाता है, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये संख्या ये सारी मिला के पूर्णांक कहलाती हैं।
तो ये एक तरह की एक संख्या रेखा समझ लो लिखी है, जिसमें बीच में 0 होता है, राइट में होते हैं धन पूर्णांक, लेफ्ट में होते हैं ऋण पूर्णांक। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि -1 बड़ा है कि -4। तो जितनी बड़ी संख्या होगी उसमें माइनस लगेगा तो उतनी छोटी होगी। 0 के राइट में जितनी दूर जाओगे उतनी बड़ी, और लेफ्ट में जितनी दूर जाओगे उतनी छोटी संख्या होगी। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इतनी बात याद रखेंगे। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है, पूर्णांक आपको पता चल गया। फिर पूर्णांक में भी कई तरह के पार्ट बट जाते हैं। एक सम संख्याएं हो जाती हैं। कौन संख्याएं हो जाती हैं? सम संख्याएं। सम संख्याओं को क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं या 2 का गुणज होती हैं, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। फिर होता है विषम संख्याएं। इनकी परिभाषा आपको याद रखनी है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं, अब जैसे इसमें अगर व्यापक रूप में इसको मानना आ जाए कि कोई संख्या सम संख्या कैसे होगी, किस रूप में लिखी होगी, अगर कोई m पूर्णांक है तो ये इस तरह से लिखी जाएगी। या कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता किसी पूर्णांक q के लिए, तो 2q लिखी जाएगी, यानी कि 2 उसके साथ होना चाहिए। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये कैसे आई? एक आया है, 2 गुणे 0 धन 1 आया। 3 कैसे आया? 2 गुणे 1 धन 1, ऐसे 3 मिल गया। तो व्यापक रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 2m + 1, यानी कि m एक पूर्णांक है। 0, 1, 2, 3 ये ले लें, या q ले लेंगे तो 2q + 1 इस रूप में लिखी जाएगी विषम संख्या। तो सम विषम ये हो गया। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभाज्य संख्या। इस कॉन्सेप्ट से सवाल आप चाहे जितनी बड़ी क्लास में पहुंच जाएं, वो ज़रूर आएगा। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड। अब आप ये कहेंगे ये कौन सी परिभाषा आपने बता दी? ये याद रखनी परिभाषा। एक तो एक होगा उसका गुणनखंड और दूसरा होगा स्वयं संख्या। स्वयं संख्या 2 गुणनखंड सिर्फ होंगे, ऐसी संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के लिए एक सूत्र आपको बताए देता हूँ। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं क्या हैं? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं 44, 22, 32, 23, 21, इस क्रम में चलेंगी, ठीक है। ये याद रखना है। 44 मतलब 1 से 10 तक, ये 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक 3। तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15। ये भी पूछ लिया जाता है 1 से 50 तक कितनी संख्या है? 15। फिर 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 2, 80 से 90 तक 2 और 90 से 100 तक केवल 1, ठीक है। इनको जोड़ लेंगे। 15 के बाद 2 17, 2 19, 3 22 और 3 25। पूरी 100 तक कितनी संख्याएं होगी? अभाज्य संख्याएं टोटल 25 होंगी। ये अभाज्य संख्याएं आप लिख के देख लेंगे कौन कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं जो किसी से ना कटें। 2, 3, 5, 7, 9 कट जाएगा, 11, 13, इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं आपकी हैं। और एक आपको देखना है, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, सह अभाज्य।
सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब ऐसी दो संख्याएं जो साथ साथ हों और वो आपस में सहअभाज्य हो, मतलब उनमें कोई कॉमन गुणनखंड ना हो तो वो सहअभाज्य होती हैं। जैसे लिख दिया 3 और 8, यहाँ आप कहोगे 8 भाज्य नहीं, इन दोनों की बात हो रही है। 3 में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 8 को विभाजित कर दे, ठीक है। इस तरह से किया जाता है। 4 और 75 लिख दो, ठीक है। तो ये दोनों कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं। इससे एक सवाल आपका हर वर्ष पूछा जाता है, 1 नंबर में आ जाता है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है, तो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो पहले चैप्टर में ये आपको ध्यान रखना है, इतनी संख्याएं याद रखनी है और एलसीएम HCF ये निकालना है हम लोगों को। तो यूक्लिड ने HCF और LCM निकालने की कई विधियां, भाग विधि, गुणनखंड विधि, ये सब बताई। मान लो दो संख्याएं AB हैं, तो उन्होंने बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका LCM गुणे उनका HCF। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गई पूरी थ्योरी क्लास। अब अगली क्लास से आपको सवाल मिलेंगे। धन्यवाद।